मैं अपने शौहर से टेलीफोन पर बात कर रही थी कि इतने में हमारा जो मालिक मकान है वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसने कुछ सामान रखा और वापस चला गया। मेरे शौहर ने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शौहर पाकिस्तान से बाहर चला गया और बाहर जाकर उसने कोई 8 साल के बाद उसको तलाक दे दी। आज वो एक ऐसे इम्तिहान में फंसी हुई है जिसके लिए वो पूछना चाहती है कि उसको क्या करना चाहिए। अब ये कहानी है जी साजिदा की। साजिदा ने बीए किया। बीए करने के बाद घर वालों ने कहा कि ठीक है, तुम कोई नौकरी करना चाहती हो तो कर लो, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं घर के काम करूंगी। अब समझी हुई समझदार लड़की थी, सुलझी हुई थी। अब उसने घर के काम काज में माँ बाप का हाथ बढ़ाना, उसके भाइयों ने, माँ ने उसके लिए एक रिश्ता ढूंढा और आतिफ नामी लड़के से उसका रिश्ता कर दिया। आतिफ सबसे छोटा था, उसके बाकी भाई जो थे वो बड़े थे, सबकी शादी हो चुकी थी और ये सब लोग अपने अपने घरों में अलग से थे। इसके बड़े भाई जो थे वो कुछ काम जानते थे, मिस्त्री वगैरह थे इस तरह से, और वो डंकी लगाकर बाहर गए हुए थे। अब ये जो आतिफ था ये बिल्कुल वेला निकम्मा, इसने कोई काम नहीं करना। अक्सर क्या होता है कि हमारे यहाँ माँ बाप क्या कहते हैं कि ये बच्चा निकम्मा है, इसकी शादी कर लो, जब इसके कंधों के ऊपर वजन आएगा ना तो फिर खुद ही समझ जाएगा। अब यही कुछ आतिफ के माँ बाप ने भी किया था। आतिफ की वालदा जो थी उनकी डेथ हो चुकी थी, उनके वालिद हयात थे। अब आतिफ, वालदा, उनके वालिद और साजिदा जो हैं ये इकट्ठे एक घर में रहते हैं। इनके 1 साल के बाद एक बेटा पैदा हुआ और दूसरे साल के बाद इनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। लेकिन आतिफ जो था वो बिल्कुल कोई पैसे कमा के घर नहीं देने, बिल्कुल निकम्मा, कोई काम नहीं करना, सारा दिन इधर उधर की बातें करनी। और एक और चीज जो उसमें बहुत ही अजीब थी, उसके अंदर एक ऐसी चीज थी जो उसकी बीवी को बड़ा डिस्टर्ब कर रही थी। वो हर वक्त नुक्ताचीनी करता रहता था। कभी कहता था कि शाम के टाइम पे तुमने झाड़ू नहीं लगाना, जवाल के टाइम पे ये काम नहीं करना, फलां टाइम पे ये काम नहीं करना, और साथ ही साथ उसको ये भी कहता रहता था कि मैं तुम्हारा मिजाजी खुदा हूं, तुम्हें मेरी हर बात माननी है। साजिदा जो है वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, अपने घर को चलाना चाहती थी, तो उसने उसकी हर बात मानी और हर तरह से उसका साथ दिया। अब आतिफ को ये जुनून चढ़ा हुआ था कि मेरे भाई जो हैं वो बाहर हैं और वो अच्छा कमाते हैं, मैं भी डंकी लगाकर बाहर जाऊंगा और अच्छा कमाऊंगा और उनके सामने खड़ा होकर दिखाऊंगा कि मैं तुमसे ज्यादा कामयाब हूँ। अब करना क्या था कि उसने अपने बाप से कहा कि कोई थोड़ी सी जमीन जो इसके हिस्से आती थी वो बेचो, और कुछ पैसे बाप से वैसे पड़े हुए थे बाप के पास वो लिए, कुछ बेगम का जेवर जो था वो बेचा, और तकरीबन 17-18 लाख रुपए इसने जमा किए और एजेंट से बात की। उस दौर में 17-18 लाख जो है बड़ी वैल्यू रखते थे। एजेंट ने इसे कहा कि ठीक है, हम आपको ले जाएंगे। अब एजेंट जो है इसको बलूचिस्तान के रास्ते ईरान ले गया, ईरान से फिर आगे ले गए। अब इसने जब रास्ते की सख्तियां देखी ना तो ये पागल हो गया। अब इसने वहां रास्ते में ही बेगम से फोन के ऊपर लड़ना कि मैं यहाँ परेशान हूँ, तुम ये हो वो। और साजिदा बताती है कि उसके जो जेठ थे ना, देर जेठ, वो बहुत अच्छे थे। इसकी पता नहीं क्यों उनसे बनती नहीं थी। वो इसके हालात को देखते हुए अपने वालिद को पैसे देते थे ताकि इसके घर का खर्चा चलता रहे। अब घर में मैं, वालिद और हमारे जो 2 बच्चे हैं वो थे। मैंने इसको जाते वक्त बहुत कहा कि तुम ना जाओ, यहीं पे रह लो, यहीं पे कोई काम कर लो, अच्छी जिंदगी गुजर जाएगी, तुम क्यों जा रहे हो? लेकिन इस शख्स ने एक ना मानी। वहां पहुंचा, इसने तकरीबन 3 साल वहां पर गुजार दिए और 3 साल के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था इसको कि फोन करके मुझे डांट लेना, मेरे ऊपर शक करना, तुम कहाँ जा रही हो, तुम क्या कर रही हो, कहीं किस जगह पर हो, कॉल पे आओ, वीडियो कॉल पे आओ, मुझे दिखाओ क्या हो रहा है, तुम अपने माँ बाप के घर क्यों जाती हो, तुम इधर नहीं जाओगी उधर जाओगी। ये सारी नुक्ताचीनी इसका काम था। इन 3 सालों के दौरान इसने शायद एक बार कुछ पैसे भेजे थे, $400-500। उसके अलावा इसने कोई पैसा नहीं भेजा, और वो भी इसने अपने वालिद को भेजे। वालिद इनके अच्छे थे, मुझे वो हमेशा समझाते रहते थे, बेटा ये बच्चा मेरा जो है ना थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, इसका ख्याल रख। और मैं अपने घर बचाने के लिए, अपने बच्चों के लिए इसके साथ जिंदगी गुजार रही थी। अब 3 साल के बाद इसने अपने वालिद को फोन किया और उनसे कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। उन्होंने कहा बेटा मैं पैसे कहाँ से दूं? इसने उनसे कहा कि ये जो घर है ये आप बेच दें, मैंने यहाँ पर कारोबार करना है और उस कारोबार से फिर अच्छे हालात होंगे, जब मैं आऊंगा तो फिर हम अपना घर ले लेंगे। अब वालिद साहब से इसने बहस की, आखिरकार इसने उनको राजी कर लिया। इसके भाई भी फिर आए, भाइयों ने भी अपना हिस्सा मांगा, तो सबको हिस्सा बराबर मिलना था। आज आके इसको वालिद साहब ने ना उनसे ज्यादा पैसे, 22 लाख रुपए पाकिस्तानी, इसको भिजवाए हैं। इसने वहां पे काम शुरू कर लिया। लेकिन
पैसा इसने एक नहीं भेजा। जब भी इससे बात होनी तो इसने कहना कि मैं यहाँ पर अभी जमा कर रहा हूँ, फिर मैं आऊँगा पाकिस्तान, कारोबार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और दूसरी तरफ मैं, मेरे ससुर और हमारे जो 2 बच्चे थे, हम सब किराए के घर में शिफ्ट हो गए। किराए का घर वहाँ नज़दीक ही एक इलाका था जहाँ पर हमने ले लिया था। उसी इलाके में इनके जो भाई थे वो भी साथ वाली गली में रहते थे। अब जिनका किराए का घर हमने लिया था वो बहुत अच्छे थे। वो घर में अकेले और उनकी वालदा होती थी। उनके भी कोई बच्चे वगैरह नहीं थे। उनकी शादी हुई थी। शादी के तीसरे हफ्ते उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। अब वो ये बात उनकी वालदा ने बताई थी और तलाक की वजह ये थी कि जिस लड़की से उनकी शादी हुई थी वो किसी और को चाहती थी और चाहती थी कि उसके साथ शादी हो जाए। तो उन्होंने उसकी रजामंदी के लिए तलाक दे दी और उसको फारिग कर दिया। उसके बाद एहतजाजन उन्होंने शादी नहीं की। कोई तकरीबन 10 साल गुजर चुके थे कि मैं अब शादी नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा, क्योंकि पहली बार शादी की उसमें भी गड़बड़ हो गई। और साजिदा कहती कि हम उनके मकान में ऊपर वाले पोर्शन में थे, नीचे वो माँ बेटा रहते थे, ऊपर मैं, मेरे ससुर और मेरे 2 बच्चे थे। मेरे ससुर घर के कामकाज सब निपटा देते थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो मुझे खुद जाना पड़ता, वरना वो बाहर के सारे काम कर देते। और घर का रेंट जो था वो मेरे ससुर देते थे। मेरे शौहर ने कभी 1 रुपया नहीं भेजा। मेरे जो देवर थे, जेठ थे, वो मेरे ससुर को पैसे दे जाते थे ताकि हमारा भी पेट पलता रहे और हमारे घर के अखराजात भी पूरे होते रहे। लेकिन मेरा शौहर जो है वो इनको बहुत बुरा कहता था ये अच्छे नहीं है, तुम लोग इनसे क्यों पैसे लेते हो। जब मैं इसे कहती तुम पैसे भेजो तो कहता था मैं जमा कर रहा हूँ, मैं आके एक बड़ा काम करूंगा, बड़ा बिजनेस। तो इसी दौरान मेरे जेठ मेरे पास आए हैं। वो छुट्टी आए हुए थे। उन्होंने बताया कि आपके जो शौहर है, मेरा हमारा भाई जो है आतिफ, उसने अच्छा खासा कारोबार कर लिया, अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, तो फिर पैसे आपको क्यों नहीं भेजता। तो कहती कि उसने मेरे ऊपर बहुत पाबंदियां लगाई कि तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो। नीचे वाला जो अफजल है उनके साथ, मालिक मकान जो है उनके साथ बातचीत नहीं करनी, उनके साथ कोई लेन देन नहीं करना, तुमने उनसे पर्दा करना है। तो कहती एक दिन मैं नीचे गई हूँ तो मैंने मालिक मकान की जो बीवी माँ थी उनको कहा कि मैंने कुछ सामान मंगवाना है, अभी आप ये ला दें, क्योंकि मेरे ससुर का कुछ अर्सा पहले ही इंतकाल हो चुका था। अब उनके इंतकाल होने के बाद मेरे ऊपर बड़ी परेशानी आ गई। मैंने ये जितनी भी टेंशन से मैं गुजर रही थी कभी अपने भाइयों को, बहनों को नहीं बताई थी। और आतिफ जो है वो अक्सर मुझे गालियां भी देता, बुरा भला भी कहता और मुझे जलीलो ख्वार भी करता। अब जब मैं उनकी वालदा को पैसे दे के आई हूँ तो मैं ऊपर आ गई हूँ। ऊपर आकर मैंने वहां पर अपने शौहर से वीडियो कॉल की और बात कर रही हूँ। कुछ मामला बता रही थी घर की, ये ज़रूरतें वो ज़रूरतें पूरी नहीं होती, आप पैसे भेजा करें। तो इसी दौरान जो मालिक मकान था उसने आके दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा नॉक करने के बाद मैंने कहा आ जाएं अंदर आप। वो अंदर आए, उन्होंने सामान रखा और उन्होंने मेरा नाम लिया। उन्होंने कहा साजिदा किसका फ़ोन है। तो मैंने जैसे ही उनको बताया कि आपके भाई का फ़ोन आया हुआ, तो मैंने कैमरा उनकी तरफ किया, उन्होंने इनको भी सलाम किया और उसके बाद बड़ी आराम से वो चले गए। उनका जाना था कि मेरे शौहर ने मेरे लिए जो मुगलज़ात, जो बुरी बातें, जो गाली गलौज वो बका, वो मैं बयान नहीं कर सकती। तो तकरीबन 15 मिनट कॉल चली है। वो बोले जा रहे थे और मैं सुन रही थी। आखिर मेरी बर्दाश्त खत्म हुई तो मैंने कॉल बंद कर दी। कॉल बंद की, उनके ऑडियो मैसेज आने लग गए, तुम्हारा उसके साथ चक्कर है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, वो कैसे तुम्हारे साथ इतना फ्रैंक हो गया। तो कहती मैंने हर तरह से कसम कुरान उठा के उसको बताया कि मैंने उसको नहीं कहा था, मैंने उनकी वालदा को कहा था, उनकी वालदा ने भेज दिया होगा। ऊपर वाला पोर्शन हमारा है, हो सकता है नीचे ले आई हो, उन्होंने कहा होगा बेटा जाओ तुम ऊपर रखा हो। अब मेरा उनसे कोई चक्कर नहीं है, लेकिन मेरे शौहर को यकीन नहीं आ रहा था। कुछ वक्त गुजरा तो उन्होंने कहा कि ऐसे है कि मालिक मकान की वालदा आई कि हम 2 लोग हैं, आप बच्चों के साथ हैं, तो आप हमारे नीचे वाले घर पोर्शन में शिफ्ट हो जाए, हम ऊपर आ जाएंगे तो हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी, हमने आराम से रहना होता है। तो आपके बच्चे ट्यूशन वाले आते हैं, इधर उधर 100 मसले मसाइल हैं आपके लिए, तो आप नीचे शिफ्ट हो जाएं। कुछ सामान हमारा नीचे पड़ा रहेगा, आप जो कमरे 2 इस्तेमाल करना चाहें वो रख लें, दूसरे कमरों में सामान होगा। तो मैंने उनसे कहा चलें ठीक है। तो हमने सामान नीचे शिफ्ट किया और उसी दौरान मेरे शौहर की कॉल आ गई। जब शौहर की कॉल आई तो उन्होंने देखा कि ये सामान क्यों नीचे लेके जा रहे हैं, और मुझे इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि इनकी अगर कॉल आ गई और मैं अटेंड ना करूं। मैं कहीं बाजार में हूं, कहीं भी हूं, मैंने कॉल इनकी ज़रूर अटेंड करनी होती थी, नहीं तो ये वो बकबक करते थे कि मैं आपको वो भी सुनवा नहीं सकती थी। मतलब कि हर तरह से इतनी गंदी गुफ्तगू होती थी इनकी कि मैं परेशान थी। और 6 साल का अरसा गुजर चुका था, इन्होंने वही $400-500 जो थे वो भेजे थे, उसके अलावा 1 रुपया इन्होंने वहां से नहीं भेजा था। अब वो नीचे वो बात करने के बाद फिर कहते हैं तुमने दुपट्टा लेके रखना है, तुमने इन लोगों को जब ये ऊपर जाए नीचे आए तुमने इनसे पर्दा करना है, ये करना है, वो करना है। मैंने कहा ठीक है आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही होगा, मैं आपके साथ निकाह में हूँ, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपकी इज्जत रखूंगी, आपकी इज्जत की हिफाजत की हुई है मैंने,
कोई ऐसी बात आपको कहीं से सुनने को नहीं मिलेगी कि आपको किसी वजह से परेशानी हो, लेकिन उनको यकीन ही नहीं आता था। अब मैंने एक दिन मालिक मकान की वालदा से कहा कि हमने बच्चों को ट्यूशन लगवानी है, तो कोई अच्छा सा ट्यूशन ट्यूटर यहाँ पर इलाके में है तो उनसे कह दे, आप तो इसी इलाके में एक अरसे से रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने किसी से क्यों पढ़ाना है, मेरा बेटा जो है वो अच्छा पढ़ा लिखा है और स्कूल में पढ़ाता भी रहा है, पहले तो वो पढ़ा दिया करेगा, आप ऊपर भेज दिया करें बच्चों को। तो मैंने कहा चले ठीक है, क्योंकि बाप इन बच्चों का पैसे नहीं भेजता था, मेरे पास इतने पैसे थे नहीं, जो पैसे थोड़े बहुत होते थे वो मेरे देर जेठ जो है वो मुझे दे जाते थे। इस पर भी मेरे शौहर को एतराज था कि क्यों दे के जाते हैं, तुम उनसे क्यों पैसे लेती हो, जबकि मैंने तो जिंदगी गुजारनी थी। और इसके भाई जो थे वो बहुत अच्छे थे, इखलाक के भी, आदत के भी, हर तरह से इसकी हेल्प करते थे, लेकिन इसको पता नहीं उनसे क्या चिढ़ थी। अब जब बच्चों का मैंने इसको बताया था कि इस तरह से मालिक मकान जो है वो बच्चों को पढ़ा दिया करेगा, तो इसने फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। इसने कहा कि तुम उसके साथ सेट होना चाहती हो, तुम बच्चों को उससे मुशाबहत करवाना चाहती हो ताकि बच्चे मानूस हो जाएं, और जब तुम मुझसे तलाक लेके उससे शादी करो तो तुम्हारा ये बच्चों वाला मामला जो है बच्चे उसको एक्सेप्ट कर लें, बच्चे उसको के अब्बा कहें, तुम लोगों को परेशानी ना हो, तुम ये सारी चीज़ें पहले से सेट कर रही हो। कहती मेरी बर्दाश्त से बाहर हुआ, आखिर मैंने फिर फ़ोन बंद कर दिया। जब मैंने फ़ोन बंद किया तो इसने फिर वो ऑडियो मैसेज भेजने शुरू कर दिए। ऑडियो मैसेज इतने बुरे थे, और उसी दिन मेरी बहन जो है वो हमारे घर आई है। मेरे फ़ोन को कोई लॉक नहीं था, लेकिन मेरी बहन ने मेरा फ़ोन उठाया, जब मैसेज आ रहे थे उसने एक मैसेज प्ले किया तो उसमें गंदी गंदी गालियाँ थी, और साथ ही ये कहा हुआ था कि मैंने तुमको तलाक दे दी, तलाक दे दी। कोई 20 बार ये अल्फाज जो थे ये पहले टेलीफोन के ऊपर मुझे कह चुका था, फिर उसने ऑडियो मैसेज मुझे भेजे, और वही मैसेज उसने मेरे भाइयों को भी भेज दिए। मेरी बहन ने जाके भाई को बताया कि इस तरह से हमारी जो बहन है इतने अरसे से, जब से शादी किया, इस अजाब से गुजर रही है। भाई मेरे घर आए, उन्होंने आके कहा कि बहन देखो, अब जो भी मामला था वो बढ़ चुका है, तुमने आज तक हमें बताया ही नहीं, कम से कम हमें तो बताती, हम इसका पहले ही इलाज कर लेते, तुम अपनी जिंदगी खराब कर रही थी। तो भाई मेरे जो है वो मुझे अपने साथ ले गए, हमने वो घर खाली कर दिया इसके ये अल्फाज कहने के बाद। और जो मेरे देर जेठ थे उन्होंने आकर मुझे कहा कि हम कोई रास्ता निकालते हैं, कोई मौलवी से बात करते हैं, इसका कोई हल निकला है। लेकिन मेरे भाइयों ने कहा नहीं, अब देर हो चुकी है, अब हम कुछ नहीं करना चाहते, जैसा आपका भाई है आप उसको अपने पास रखें। ऐसा गैर जिम्मेदार कि जिसने आज तक पीछे पलट के नहीं देखा कि बीवी बच्चे किस हाल में है, कहाँ से खर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसको गाली गलौज करना आता है, ऐसे शख्स के साथ हम अपनी बहन को नहीं छोड़ सकते। इसने तो हमें आज तक बताया ही नहीं है। तो मैं अपने भाइयों के साथ चली गई थी, और पहली बार जिंदगी में ऐसे हुआ था जैसे मैं कहीं सुकून का सांस ले रही हूँ। हालांकि एक दुख का लम्हा था, लेकिन इस तलाक के बाद मुझे एक आज़ादी सी महसूस हो रही थी। मैं अपने भाइयों के घर रहना शुरू हो गई, और ये फिर भी कई बार अफजल को गालियां देता, कई बार उसकी वालदा को गालियां देता और बुरा भला कहता। उन लोगों की भी एक कह लें कि अच्छी आदत थी, उन्होंने कभी इसको कोई जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा ठीक है तुम अब हमें फ़ोन ना करो, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब कुछ वक्त गुजरा, ये सारी बातें उनको मैंने कभी नहीं बताई थी मालिक मकान को, लेकिन मेरे शौहर ने उनको फ़ोन करके हर चीज़ ऐसे बताई जैसे पहले से उनको पता हो और ये उनके ऊपर एक तंज कर रहा हो। उनको भी पता चली, वो परेशान हुए। 1 साल का अरसा गुजर गया, मैं अपने भाइयों के घर में रह रही थी। मेरे भाई मेरी हर तरह से सपोर्ट कर रहे थे, मुझे घर में इज्जत दी, हर चीज़ किया। और मेरे देर जेठ जो थे वो भी अब देर जेठ रहे तो नहीं थे, लेकिन कभी कभार आते थे हमसे मिलने, अपने भाई के बच्चों से मिलने आते थे, और कुछ पैसे वगैरह मुझे बच्चों के बहाने से दे जाते थे कि इनके लिए कुछ सामान ले लिया करो। लेकिन मेरा जो मिजाजी खुदा बना था उसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। फिर कहती कि एक दिन हम लोग घर पे ही थे और मेरे जो मालिक मकान थे उनकी वालदा हमारे घर आई हैं। उन्होंने मेरे भाइयों से कहा कि वो उनसे मिलना चाहती हैं अलहदगी में। वो उनसे बैठ के बातचीत की, उसके बाद वो चली गई, और मेरे भाई मेरे पास आए हैं, मुझे कहते कि वो अपने बेटे का आपके लिए रिश्ता लेके आई हैं, आप क्या कहती हैं। कहती मैं हैरान होगी। मैंने कहा मैं तो ये शादी नहीं करूँगी। तो मेरी जो बहनें हैं उन्होंने, भाभियों ने पूछा कि क्यों नहीं करोगे। कहती देखें जो इल्ज़ाम मेरा शौहर मुझ पे लगाता रहा है, अब वो अगर मैं शादी कर लूँगी तो वो तो सच साबित हो जाएंगे। अब मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं ऐसे ही अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार दूंगी। लेकिन मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने मुझे समझाया कि वो जो है वो जैसा भी था वो था। उसने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आपके मालिक मकान जो है उनकी बड़ा दिल देखो कि उन्होंने सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें अपनाने का सोचा है, तुम्हारी अच्छाइयाँ देखी हैं उन्होंने तुम्हारे में कोई ऐसी आदत नहीं देखी जिसकी वजह से वो कहते कि यार अच्छा हुआ ये औरत हमसे दूर गई। अब मैं परेशान हूँ कि
मैं क्या करूं? आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि साजिदा को क्या करना चाहिए? क्या उसे अपने मालिक मकान से शादी कर लेनी चाहिए? वो उसके बच्चों को भी उसको भी अपनाना चाहता है, उसे इज्जत देना चाहता है। लेकिन जहां पर सारी जिंदगी हम लोग कहते हैं कि औरत गलत होती है, औरत गलत होती है, औरत हमेशा गलत नहीं होती, औरत ठीक होती है, मर्द उसे गलत करता है। मैंने अक्सर देखा है कि 70% ऐसे मर्द होते हैं जो यहाँ से बाहर चले जाते हैं, बाहर जाकर उनका काम ही सिर्फ यही होता है कि गाली गलौज करना। अगर उसके साथ उसकी औरत लॉयल चल रही है, अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन जब वो गाली गलौज करते हैं तो मजबूर करते हैं उसको कि वो अपनी साइड तब्दील करे। जब वो साइड तब्दील करती है तो फिर परेशान होते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है। लिहाजा आप बाहर काम कर रहे हैं, आप बेहतर है कि अपने बीवी बच्चों का ख्याल करें, लोगों की बातें कम सुने और उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहें। आपके प्यार के तलबगार होते हैं, वो आपसे दूर बैठे होते हैं लेकिन आपको अपने पास देखना चाहते हैं। आप वहां बैठकर मुगलगाज बकते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनकी फैमिलीज को बुरा भला कहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इस औरत ने अपने शौहर की लाज रखी, लेकिन शौहर शकी और वहमी था, जिसने इसको एक लम्हे के लिए ये नहीं सोचा कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चों की माँ है, मेरे साथ है, मैं उसकी इज्जत करूं, उसकी इज्जत करवाऊं। अब आप बताएं कि साजिदा को उस शख्स से शादी कर लेनी चाहिए? दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।